Welcome, Abhilash. Thank you, sir. Am I audible? Yeah, you are audible, very much audible. Okay, thank you, sir. So, we welcome you, Abhilash, over on behalf of our department. You are a proud alumni of this institutions. So, student, he is your supreme senior. He is from 2015 batch. He is Abhilash Kumar Singh, a freelancer, a educationalist, a career counselor, as well as a motivational speaker. So I would like to introduce over to our students of second year and third year over here. And as far as I am knowing about Abhilash, he is working on various online educational platforms, which is exceptionally well. Without any investment, he has he's actually making a turnover of around 10 lakhs per annum with all expenditures covered with that without. So as far as I know that he is doing a wonderful job right now. So his specific visions towards this 2021 are about to establish an online education platform with a minimum fee and a last mile reach for the students who are seeking various career opportunities after the class of 12th and the graduations, where the student can explore for various career options along with the preparations and their mock uh, test series as well. So, Abhilash, here are our students which are especially seeking your guidance in the time of this pandemic. I hope the students will enjoy your motivational talks and will get benefited from that. Over to Uh, you, Abhilash. okay. Thank you, sir. And first and foremost, I'm thankful to Ajay Kumar Garg Engineering College for providing me this opportunity to come and talk with the present students. I'm thankful to Director, sir, and our HOD, Bhupal, sir, and Deepak Narang, sir. And before I begin, काफ़ी इंट्रोडक्शन में बताया गया कि अच्छा ठीक है आप एजुकेशनिस्ट हैं फ्रीलांसर हैं करियर काउंसलर हैं अ, ये सारी चीज़ें से ये तो पता चलता है कि ठीक है मेरा कुछ प्रोफेशन ऐसा है कि मैं टीचिंग से रिलेटेड काम देख रहा हूँ तो डियर स्टूडेंट्स आप सब एकेजी के हैं मेरे एक तरह से जूनियर भी हैं और मैं आपको कैंडिडेट करके रेफर करूंगा नॉट एज वी यूज टू डू इन आवर कॉलेज डेज और क्योंकि सिंस माय प्रोफेशन हैज चेंज्ड एंड इन सब के इंट्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है यार नाम क्या ये सब तो लगा लिया लिख लिया क्वेश्चन है कमाते कितना हो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों सुना जाए क्योंकि अगर आप नहीं कमाते हो नहीं अच्छा कर रहे हो जिंदगी में कभी भी अच्छा करने के लिए आपको कुछ नहीं मिलता है आप एकेजी में आए इसके पहले हो सकता है आप लोग कहीं तैयारी करते रहे होंगे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कोटा गए होंगे कुछ कुछ करते रहे होंगे और फिर हमको लगा होगा यार ये एकेजी में फंस गए हैं पहली बार जब आप आए होगे तो आपको लगा होगा यार पता नहीं कॉलेज अच्छा है नहीं है फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगते हो तो चीजें चेंज हो जाती है लेकिन लास्ट में यही होता है कि आप हाउ वेल आर यू अर्निंग लाइफ कैसी चल रही है तो देखिए एज फार एज मैं अपने इनकम को लेके बताऊं तो मैं उसे बोस्ट और ब्रैग नहीं करूंगा बहुत ज्यादा हाँ मैं इतना जरूर कमा लेता हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ रहता हूँ तो अगर 0 स्टार से लेके 5 स्टार तक शुरू करूँ तो मुझे कभी भी मतलब फ्रॉम गॉड्स ग्रेस कभी भी मुझे मेन्यू में राइट साइड में देखने की जरूरत नहीं पड़ी है ठीक है शुरू से मैं लेफ्ट साइड देख के अपना मेरा काम चल रहा है ठीक है ट्रेवल करता हूँ तो ठीक है आई कैन अफोर्ड द बेस्ट क्लास एंड ऑल एंड आई कैन अफोर्ड माई फ्लैट रेंट एंड ऑल एवरीथिंग दो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ शुड एन एवरेज स्टूडेंट मेक टिल देयर वहां तक हम कैसे पहुंचे कैसे हम वहां तक पहुंचे पता है जिंदगी में जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाता है मोर और लेस लेकिन जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन हम नहीं ढूंढ पाते हैं या फिर हमारे पास नहीं आ पाता है क्वेश्चन उठता है कि छोटे छोटे चैलेंजेस क्या किस टाइप तरह के छोटे चैलेंजेस जैसे मान लीजिए देखिए आप सब कॉलेज में हैं जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया कि आप लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हैं तो व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर आपकी मेंटेलिटी टोटली डिफरेंट होगी कंपेयर टू एक कैंडिडेट जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते हो थोड़ा भी आप करियर में फोकस्ड हो तो तुरंत गेट की तैयारी या फिर जॉब में क्या करना है ये सारे तरह के प्रेशर उसके ऊपर आने लगते हैं क्लास आई थिंक आई एम ऑडिबल मैं चाहूंगा कि जब मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी करते रहिएगा कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है एनी वन ऑफ यू प्लीज से ओके यस सर Yes, sir.
ओके, यस सर। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू फैज। ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम से मैं बहुत चर्चा करूंगा, बहुत छोटे प्रॉब्लम्स, पता है क्योंकि अगर आप इससे निकल जाओगे ना तो यू हैव योर ओन पोटेंशियल। जब आप बीटेक में हो ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हो, वाकई में पता है आपको मेरे जैसे किसी आदमी की मोटिवेशनल लेक्चर की जरूरत नहीं है, या फिर मैं क्या आपको मोटिवेट करूंगा, आप ऑलरेडी 20s पर हो, आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि जो आपका एनर्जी है ना वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैसे, देखिए कैंडिडेट्स किस तरह के प्रॉब्लम आजकल सफर कर रहे हैं, जो मैंने देखा है रिसेंट डेज में। और सिंस होता क्या है कि मैं एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर हूं, तो लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, बच्चों के पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट्स, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग डोमेन के वो स्टूडेंट्स जो भटक गए हैं, जो रास्ता चेंज करके बाद में कुछ दूसरा करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो आते हैं। तो अलग अलग एक करियर के लोगों से ना मेरा काफी इंटरेक्शन लेवल बहुत अच्छा रहा है, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं देख के समझ पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए टाइम 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है। अब क्वेश्चन उठता है कि उन 24 घंटे को हम यूटिलाइज कैसे करें। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी टीचर्स हैं तो प्लीज डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के साथ एकदम जिस तरह की लैंग्वेज में वो बात करते हैं आजकल, मैं उसी लैंग्वेज में चीजों को रेफर करूंगा एंड एग्जैक्टली टू द पॉइंट आई टॉक टू देम। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल है, देखिए बहुत, जब आप बीटेक में होते हैं तो मूवीज है, लैपटॉप आप सबके पास होता है, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, आप दुनिया भर की चीजें देख रहे हो, आप मिर्जापुर देख रहे हो, आप स्कैम 1992 देख रहे हो, कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल देखो। लेकिन कुछ आप लोगों में से ऐसे होंगे ना जो रात में बैठते होंगे तो सुबह तक पूरी सीरीज खत्म कर देते होंगे, वो गलत है। वो शो करता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप पढ़ते वक्त नहीं पूरा कंसंट्रेशन शो करते होगे, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 9 एपिसोड है उसमें तो 3 एक दिन, 3 एक दिन, 3 एक दिन, ये छोटे छोटे कुछ चेंजेस हैं जो आपको अपने लाइफ में करना ही करना होगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि अगर जब आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो बच्चे बहुत सारी मूवीज देखते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, पता चलेगा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स शुरू किया आपने मूवी देखना और पता चलेगा तीनों मूवीज आप पूरे रात भर देख रहे हो। उसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल खराब होता है। क्योंकि जब आप सिर्फ और सिर्फ इस तरह के स्टफ्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तो वहां से सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम आती है आपके आगे कि कंसंट्रेशन जो आपका है, पता चलेगा कि जो ऐसे मान लो आप मूवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो उसके बाद जो आपका पूरा रूटीन है एकदम डिस्टर्ब चलता है और आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम कोई एपिसोड आए, जैसे आप लोग फैमिली मैन भी आजकल देख रहे होंगे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यूथ को, तो फैमिली मैन आने वाला है, तो अगर कोई आप में से ऐसा है जो पूरे पूरे रात बैठ के इस तरह के एपिसोड्स को खत्म करता है, तो पहला चीज नेक्स्ट टाइम ये करना, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं है, प्राणायाम योगा नहीं करना है सुबह उठ के, बस इतना ही करना कि अगली बार देखना तो ठीक है 2 से 3 दिन का शेड्यूल बनाना कि इसको मैं 2 से 3 दिन में खत्म करूंगा, एक ही रात में बैठ के पूरा खत्म नहीं करना है। क्योंकि जैसे आप लोग बुक्स भी पढ़ते हो, खाना भी खाते हो, महीने भर का एक दिन में खा के डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, महीने भर की किताब एक दिन में पढ़ के लोगे तो माइंड भी डाइजेस्ट करता है, आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मैंने सीरीज वाली बात बोली देखते हैं तो पूरा पूरा एक ही बार में बैठ के कंप्लीट कर देते हैं? कोई है? यस सर और मैं अच्छा, ओके। और कोई? बस Yes, एक ही sir. हार्दिक को छोड़। सर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, फ्री है तो पूरी देख सकते हैं, अगर बिजी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मिलता है तो पूरा पूरा आप देखते हैं एकदम मन लगा के, एकदम कंप्लीट करते हैं। जैसे मिर्जापुर 2 आई होगी तो सब बहुत एक्साइटेड रहे होंगे कि 1 के बाद 2 में क्या हुआ, पूरा पूरा एक ही बार में, बाद में पता चला अरे यार ये तो बहुत मजा नहीं दिया इस बार वाला। देखिए इस तरह के प्रॉब्लम से निकलने का एक तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए यश मनीष ठाकुर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ओके। देखिए आपको मैं बताऊं, रिसेंटली एक इंजीनियरिंग का आपके एक जो है एक स्टूडेंट जो है, ही वाज फ्रॉम जबलपुर में कोई यूनिवर्सिटी है, वहां से मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया एंड ही सेड कि सर आई हैव वेरी बैड हैबिट ऑफ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है एंड लॉट्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैव एडल्ट कंटेंट्स इन देयर लैपटॉप, नथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब है तो आपको रोका नहीं जा सकता, आप सबको भी पता होगा, आप लोगों में से बहुत लोग हैं और हो सकता है शायद टीचर्स वोंट माइंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लेकिन बट दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, ठीक है, इसको हमको थोड़ा देखना होगा। आप अगर इस तरह के कंटेंट्स, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, तो मुझे रिसेंटली पता चला, 10 दिन पहले की बात है, वो मुझे बताया तो हमने कहा कि आप अपने सारी प्रॉब्लम बताओ, शेड्यूल में आप क्या करते हो। ही सेड सर आई हैव वेरी बैड हैबिट ऑफ विजिटिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट्स, और मैं इस तरह की चीजें देखता हूँ और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखता हूँ। तो आई सेड कि अच्छा ठीक है, अब आपको क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा कि सर करियर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे कमाएं, क्या करें। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में उन्होंने गेट की तैयारी की, नहीं हुआ गेट में, तो बाद में आर्ट साइड में जाके मास्टर्स कर लिया। तो वो मेरे पास यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए आया था कैंडिडेट,
तो वो करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी बात कर रहा था, तो उसने मेरे को बोला कि सर मैं इस तरह के कंटेंट्स देखता हूँ, और तो हमने कहा कि आप अगर कोई चीज कर रहे हो ना तो पूरा करो। इफ यू हैव बैड हैबिट ऑफ पॉर्न स्टफ तो डू इट फुल्ली। तो ही सेड सर कि इसका क्या मतलब है? हमने कहा कि तुमको सब लोगों ने किसी से पूछो कि सबने मना किया होगा कि मत करो। हमने कहा मैं नहीं कह, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। हमने कहा देखो मत, जाओ जाके बनाओ। एंड दैट गाय वाज लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? हमने कहा यस, ये सिर्फ देखो मत, जाओ जाके बनाओ। गो बिकम जॉनी सिंस एंड जस्ट पता करो कि वो बनना कैसे है, एंड इधर यू विल लीव और यू विल बी प्रोफेशनली वेरी सक्सेसफुल। एंड ही वाज लाइक कि हमने कहा 5 दिन आपके बाद मैं आपको खुद कॉल करूंगा। एंड बिलीव नहीं करेंगे, 4 या 5 दिन हुआ होगा, ही कॉल्ड मी बैक एंड ही टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम कि सर मेरे को फिर से आपसे बात करनी है। तो आई सेड आपको क्या पता चला? तो बेसिकली मैंने ऐसा क्यों कहा था, क्वेश्चन ये उठता है कि तुम सिर्फ देख क्यों रहे हो? व्हाई आर यू जस्ट अ कंज्यूमर? हमने कहा जस्ट बी द, अगर तुमको कोई चीज अच्छी लग रही है तो पूरा उसमें घुस जाओ, एकदम बिजनेस डोमेन से भी देखो। जस्ट डोंट बी, अगर तुम शाहरुख खान को देख रहे हो या किसी भी एक्टर को देख रहे हो तो तुमको लगता होगा ना कि हमको भी मौका मिले तो हम जाके करें। तो हमने कहा ठीक है, दिन भर अगर एडल्ट मूवीज का तुम्हें गंदी आदत पड़ चुकी है तो कैसे छोड़ोगे? हमने कहा जाके ज्वाइन करो, करो उस काम को, बस बनाओ, सिर्फ देखो मत। व्हाट हैपेंड द मोमेंट, हाँ, द मोमेंट आप ये जानना चाहते हो कि वो बनता कैसे है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप बेवकूफ कितने बड़े बन रहे हो। क्योंकि हम सिर्फ स्क्रीन का वो हिस्सा देखते हैं जितने में आपके माइंड को बहकाया जा सकता है, सिर्फ हम उतना ही देखते हैं। हम बैकग्राउंड में आवाज और म्यूजिक भी सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना ये आपका डिस्ट्रैक्ट कर दे। एक बार आप वाकई में देख लोगे ना बनता कैसे है, कि किस तरह से कैमरे लगे हुए हैं, किस तरह वो जो उस तरह के एडल्ट मूवीज में जो काम कर रहे हैं लोग, किस तरह की उनकी लाइफ चल रही है, उनको क्या क्या करना पड़ रहा है, किस तरह के मेडिकल प्रॉब्लम्स, किस तरह के इंजेक्शन उनको लेना पड़ रहा है। एक बार आप वो चीज देख लोगे ना, ये होता है कि किसी भी चीज का कंप्लीट पिक्चर देखना, सिर्फ ये नहीं कि अच्छा अब देख रहे हैं मजा आ रहा है, नहीं नहीं, पूरा कंप्लीट पिक्चर देखो, ठीक है। और अगर तुमको लगता है पूरा कंप्लीट पिक्चर देख के कि वाकई में सब कुछ सही चल रहा है, तुम एंजॉय कर रहे हो, बिलीव मी यू लूज योर एंजॉयमेंट। और उसको आज तक किसी बच्चे ने मना नहीं कर पाया होगा। एंड ही केम टू मी, सर मैंने पूरा यूट्यूब पे सर्च किया, आपको आप लोग भी यूट्यूब वगैरह बहुत इजीली यूज कर रहे होंगे गूगल पर, और हर चीज बहुत इजीली एक्सेसिबल है कि आप हर चीज देख रहे होंगे। आपने ये पाया होगा कि सारे कंटेंट जब हमको इजीली अवेलेबल है, तो पहली बार उसने इस नजरिए से सर्च करना शुरू किया कि ये लोग बनाते कैसे हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं उस पर। एंड बिलीव मी, जब उस फील्ड की हमें रियलिटी पता चलती है तो आपको लगेगा कि यार मतलब आप खुद ही छोड़ दोगे, आपको आपका सारा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, क्योंकि जिस कारण से उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा था वो इंटरेस्ट लूज हो जाएगा आपको। और जब वहां से आपका टाइम बचता है ना, तब आप वाकई में कुछ अच्छा कर पाते हो। अभी आप लोग बीटेक कर रहे हो तो लाइफ एक शेड्यूल में है, सुबह क्लासेस होती हैं, फर्स्ट ईयर पास करोगे, सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर पास करोगे, थर्ड ईयर में जाओगे। एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप एकेडमिक एग्जाम में होते हो तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि टीचर्स का जो लक्ष्य होता है ये होता है कि सबको पास करना है, रिजल्ट 100% बने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाते हो ना, पूरा टारगेट ही होता है तुमको फेल करके बाहर करना है। 1000 सीटें हैं, 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो पूरा पूरा वहां लक्ष्य होता है कि तुम्हें फेल करना है। तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, तुम्हें वहां कोई पास करने के लिए नहीं बैठा है। बस एकेडमिक एग्जाम में ही पास हो सकते हो, जितना भी अच्छा परसेंटेज आ जाए, कुछ आ जाए। एंड बिलीव मी, मैं अपने कॉलेज का जब मैं पढ़ रहा था तो आई वॉज सो डिस्ट्रैक्टेड विद स्टफ्स कि मैं, अगर बॉटम 5 का लिस्ट बनाया जाए तो मैं उसमें से आता हूँ, ठीक है। एंड मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। अभी हो सकता है कि कॉलेज वाले और भी सीनियर लोगों से आपका इंटरेक्शन हो, आप पाओगे सब आपसे बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज पर बात कर रहे हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे जॉब में करना है। नहीं, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, बट उन कारणों से मैं इतने तरीके से फेल हुआ ना कि वो जो मेरे फेल होने का एक्सपीरियंस है आज वही मेरा बिजनेस है। और ये मुझे बहुत दिन बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा इस काम में मैं अच्छा हूं। और ये अभी मैं एंड में आपसे जब जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा तो आपको ये रियलाइज होगा कि अच्छा ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे बेसिक जो इशू आता है वो जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन वाला, जो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना एनर्जी कहाँ लूज कर रहे हो। सबसे बड़ा विक्टिम ये हम बनते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी को लेकर अपने। फिर एक चीज आता है जब आप सब टीनेज हैं, 20, 21, 19, 22, गर्ल, इंटरनेट, मोबाइल, गेम्स, पबजी और दुनिया भर का ब्रेकअप, ठीक है। ब्रेकअप की तो सबसे खास बात यह है कि हर आदमी को ये लगता है कि मेरा वाला बहुत खास है, मेरा केस एकदम अलग था और मेरा फ्रेंड समझ नहीं रहा है। और जो हम कहते हैं ना कि आपने अक्सर मूवीज में सुना होगा कि हर सी को यही लगता है कि उसका केस बहुत यूनिक है, ठीक है। तो
इस पे भी आप देखेंगे ये जो यंग लोगों की साइकोलॉजी है, इस पे भी करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। बॉलीवुड में इतने गाने बने हुए हैं दर्द भरे, और ये जरूरी थोड़ी ना कि वो लोग दर्द से गुजर रहे हैं, शायरी वालों की दुकान चल रही है उसी पर। सिर्फ ये चीज क्योंकि आप उस पे कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, सिर्फ इस चीज पर। इंटरनेट है, दिन भर हम यूज कर रहे हैं मोबाइल। अब कल मेरे से एक लड़की थी, बात करिए सर मुझे मोबाइल बहुत ज्यादा यूज करने की आदत। हमने कहा आप करते क्या? सर ऐसे ही आदत है नोटिफिकेशन चेक करने का। तो हमने कहा कि ऐसा करो ना कि फोन में से ना फिंगर टच हटा दो, और पासवर्ड एकदम 16 डिजिट का सबसे लंबा वाला रखो। 2 बार जो है हैशटैग, और 2 बार वो @ ये सब लगा के, ताकि जब बार बार खोलना पड़ेगा ना, मेहनत करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें रुकोगे। मतलब कहने का सेंस है कि छोटे छोटे बदलाव करो। तो ये आपको सोचना होगा, आपको दिन में 4 बार देखना होगा कि मेरी एनर्जी कहाँ लूज हो रही है। तो सबसे पहला चीज यही है कि डिस्ट्रैक्शन से हमें हटना है। डिस्ट्रैक्शन पर कोई और मेरे से कुछ कहना चाहता है या बात करना चाहता है, जिसको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसको सॉल्यूशन चाहिए? क्योंकि मैं सॉल्यूशन ऐसे ही देता हूँ कि जब कोई कहेगा कि सर मुझे पहुंच से प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा जाओ जाके बनाओ, तो मैं आपको सॉल्यूशंस वैसे ही दूंगा। तो कोई ऐसा है जिसको डिस्ट्रैक्शन को लेके कोई इशू है, कुछ पूछना चाहता है? एनी वन ऑफ यू? अच्छा, स्लीपिंग हैबिट। कहा जाता है जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं बहुत सैड है, लेकिन कोई बुराई नहीं है बहुत ज्यादा सोने में। मैं भी सोता हूँ, इट्स गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सोइए। बस जितना देर जागिए उतने देर कुछ काम करिए प्रोडक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। सोते हो बहुत ज्यादा, 1 घंटा कल से और ज्यादा सोना। अगर 8 घंटे सोते हो तो 9 घंटे सोना, ठीक है? बस क्या करना, बाकी के जो 13 घंटे बचे हैं उसमें बस प्रोडक्टिव काम करना। और 13 घंटे में दिन में 6 घंटे 7 घंटे भी प्रोडक्टिव काम कर रहे होगे तो बहुत है। बहुत सारी अभी जो स्टूडेंट्स अभी माइक वाइक ऑफ करके गायब होंगे, वो हो सकता है सुन भी नहीं रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो तो आप मैनेज कर ले रहे हो, उस टाइम भी आप सो ले रहे हो। तो उस चीज को आप देख सकते हो कि कैसे आपको उस चीज को टैकल करना है। तो 8 घंटे सोते हो तो 10 घंटे सो, बस इतना देखना कि जो बाकी के समय बच रहा है उसमें क्या कर रहे हो। ठीक है? अब ये नहीं कि 10 घंटे सोने के बाद उठ रहे हैं तो 10 घंटे फिर मिर्जापुर देख रहे हैं फिर सो जा रहे हैं। फिर भाई ये तो दैट विल बी नॉट बी अ ह्यूमन लाइफ। तो वो चीज आपको देखना है। सोते हो 1 घंटे और सो। मैक्सिमम टाइम सॉन्ग सुनना। अ, कुछ का क्वेश्चन मैं मिस कर जाऊं तो आप प्लीज मुझे बता देना। देखिए, मैक्सिमम टाइम सॉन्ग सुनने में कोई बुराई नहीं है। सॉन्ग इसलिए आप नहीं सुनते हो ना, जब आप बहुत ज्यादा सॉन्ग सुनते हो तो आपको लिरिक्स से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो पीछे ना कुछ गुनगुनाहट बजते रहनी चाहिए। तो आप सैक्सोफोन, जैज, इन म्यूजिक्स को आप क्या कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड में प्ले कर लिया करिए। तो जब काम कर रहे हैं म्यूजिक मत छोड़ो, नहीं छोड़ पा रहे हो मत छोड़ो। बाकी का जो टाइम बच रहा है उसमें क्या कर रहे हो? म्यूजिक बज रहा है कान में, ठीक है, बैकग्राउंड में बजे तो अपना काम करते रहो। क्योंकि तुम्हें गाना सुनने से ज्यादा ना तुम्हें कुछ कुछ वो चाहिए, बस तुम्हें कुछ एक ट्यून चाहिए माइंड में। और फिर सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम और मीम्स, देखो डिपेंड करता है इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हो यार। देखो ये चीज ध्यान रखो कि इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को दिन भर फॉलो कर रहे हो, वो क्या स्टेटस डाल रही है, क्या स्टोरी डाल रही है, तो मैं कर रहा हूँ चलो तब भी कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तब भी कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो उस लड़की के साथ तुम। लेकिन अगर सिर्फ बैठ के मीम शेयर कर रहे हो, मीम बना रहे हो, ठीक है, एक दो चलता है, मैं भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लिखता हूँ, वो करता हूँ, फिर मैं दूसरे का नहीं देखता हूँ। आई जस्ट डू इट फॉर माई एंजॉयमेंट। ठीक है? सोशल मीडिया को लेकर अगर इस तरह के आपके इश्यूज हैं तो उसको लेकर आप परेशान मत होइए। आप यूज करते हो इंस्टाग्राम, तो वही मैंने बोला कि फोन पर लॉक लंबा लगाओ, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, और यूज करना नहीं बंद कर सकते हो। और एक रीजन तुम्हारे पास जरूर होता है कि भाई हम इंस्टाग्राम पर क्यों यूज कर रहे हैं। तो अपने साइकोलॉजी को जज करोगे ना, पाओगे कि कोई एक कारण होता है जो तुम पाना चाह रहे हो। मेरा इंस्टाग्राम पर जब मुझे 100 लोगों की फॉलो रिक्वेस्ट थी, क्योंकि सिंस मैं ऑनलाइन काम करता था तो मेरा अकाउंट बहुत पर्सनल था, तो मैं पब्लिक नहीं कर रहा था। लेकिन पर्सनल अकाउंट को लॉक क्यों कर रखा था? क्योंकि पर्सनल अकाउंट में बहुत सारी चीजें पर्सनल थी। तो जब मुझे समझ में आ गया कि भाई अभी मेरा प्रोफेशन हो रहा है, मैं भाग नहीं सकता हूं, तो पहले पर्सनल चीजें मैंने हटाई वहां से, फिर मैंने उसको पब्लिकली ओपन किया जितना मैं पब्लिकली ओपन रख सकता था। तो अगर तुम प्राइवेट करके रखे हो तो उसका कोई कारण है। बहुत से ऐसे बच्चे इस ग्रुप में होंगे जो अपना फोन दूसरे को नहीं देते हैं लॉक खोलने के लिए, क्योंकि तुम्हारे फोन में ऐसे कंटेंट्स हैं, ठीक है? और जिनका ऐसा खुला हुआ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत से ऐसे अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ, बहुत सी लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनके पेरेंट्स उनका फोन यूज करते हैं क्योंकि उनके फोन में ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो वो कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आ रहा, तो वो इस तरह के तुम कंटेंट हटा दो, फोन किनारे रख दो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था गेम्स को लेके एडिक्शन है। देखो यार, डिपेंड करता है किस तरह के गेम्स खेल रहे हो। अब इंजीनियर आदमी हो, ये बताओ कल को इंजीनियर हो जाओगे, केवल गेम ही खेलोगे? बनाओ ना गेम, पबजी, अरे तो बढ़िया गेम बनाओ, सोचो, पता करो गेम्स बनते कैसे हैं, पहले तो ये पता करो गेम्स बनाने के पीछे साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, गेम्स बनाने के पीछे साइकोलॉजी क्या है ये पता करो, सबसे पहली चीज। गेम्स का एडिक्शन है, यूट्यूब पे जाके सर्च करो कि गेम्स बनाने के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। इस चीज को 4 बार देखो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस साइकोलॉजी के तुम विक्टिम हो कि नहीं हो। क्योंकि अगर उस साइकोलॉजी को तुम दिन भर यूज कर रहे हो तो तुम पा जाओगे कि अगला तुम्हें बेवकूफ बना दिया, और एक बार जब तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारा कट रहा है रोज रोज, तुम खुद ही छोड़ दोगे उस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आई मिस द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का था, शुड आई मूव फॉरवर्ड? एनीवन एल्स? कुछ और डिस्ट्रैक्शंस आपको आ रहे हैं दिमाग में? अच्छा, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है। अच्छा, जब बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो यार, कंसंट्रेशन का तो ऐसा है ना, ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कहाँ है तुम्हारा। किसने पूछा था? प्लीज विल यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक, जो पूछ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी में दिक्कत होता है। विपुल मदेशिया। यस सर। अच्छा, आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत होता है? यस सर। सर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती सर, जैसे एक फिक्स टाइम टेबल अगर फॉलो करना चाहें, ठीक है, या फिर अगर हम कोई सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो उसमें स्विचिंग ज्यादा होती है कि हाँ ये पढ़े नहीं, ये पढ़े नहीं, ये करें। अच्छा, ये बताओ विपुल, गर्लफ्रेंड है? नो सर, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। अच्छा, नहीं है। बनाने का मन है? सर जॉब सेटल हो जाएंगे उसके बाद। अरे यार, अच्छा ठीक है। अच्छा, पार्क में देखा है? सेंट्रल पार्क गए हो? कनॉट प्लेस पे सीपी में देखा है सेंट्रल पार्क? हाँ सर। अच्छा, पार्क वार्क में देखे हो कपल्स को बैठे हुए? यस अरे एकेजी में बैक ब्लॉक पर देखे हो पीएमसी पर बैठे हुए? यस सर, एकेजी में तो बहुत है। हाँ, तो वो देखते हुए जब बैठे रहते होंगे, तुमको 2 लेक्चर करने में नींद आके बेहोश होते होगे, और वो लोग हाथ पे हाथ पकड़े हैं जब तुम कैंटीन से गए होगे, और 2 लेक्चर करके आओगे तब भी वो पकड़ के बैठे हुए थे, ऐसे ही सिर्फ हाथ ही रख के बैठ के बात कर रहे थे। देखा है कभी? यस सर, यस सर, यस सर। मजा आ रहा है उस काम में, इसलिए कंसंट्रेशन का बस इतना ही है, मजा आना चाहिए। किस काम में तुम्हें मजा आता है? अगर तुम्हें मजा आ रहा है ना उसके साथ, अरे भाई हिला हिला के थक जाऊंगा ना, दोस्त 4 बार फोन करेगा, फोन म्यूट कर दोगे। वो जो कह रहे हैं इंस्टाग्राम करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, छोड़ दोगे खुद ही। पहले किस चीज में तुम्हें मजा आ रहा है वो चीज बस ढूंढ लो कि मजा किसमें आ रहा है। पबजी खेलने में मजा आ रहा है तो कोई फोन करेगा तो फटाक से फोन काट दोगे, क्योंकि पबजी में कहीं दिक्कत ना हो जाए। यस सर। हाँ, तो देखिए विपुल, अब इसमें यही चीज है, या तो आप गर्लफ्रेंड बना लीजिए, नहीं बना पा रहे हैं तो देख लीजिए कि दूसरे लोग जो बनाए हुए हैं उनसे कुछ सीख लीजिए, क्योंकि जब दिन भर बैठे हुए हैं हाथ पकड़ के ऐसा, अरे देखा करो पार्क में सब सुबह से शाम कर देते हैं। यस सर। ऐसे कौन सी बात कर सकते हैं सुबह से शाम? भाई क्या बात करते हैं बता दो? नहीं, क्योंकि मजा आ रहा है। सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं इतने देर, तो कोई मैं कहीं हाथ रख दूं मुझे लगेगा भाई हटा ले, दर्द कर रहा है। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड, ठीक है, तब हमें पता चलता है। तो ऐसे ही ये चीज बस वही एंजॉय करना चाहिए जो चीज। हाँ, तो किस चीज में, अगर मान लो पढ़ाई में तुमको लग रहा है कि एंजॉयमेंट नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई में एक टॉपिक ऐसा जरूर होगा कि जिसमें सर सबसे बड़ी जो चीज है सर, मैं सब्जेक्ट स्विच करता हूँ। मतलब अगर भाई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो फिर कुछ देर बाद लगेगा चलो वो ही सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं यार, कभी से यही पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ज्यादा मतलब कवर नहीं हो पाएगा। अच्छा, क्या होता है मतलब कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद क्या लगता है, नाच पढ़े? यस सर, मतलब ऐसे ही होता है कि जैसे अभी अगर हम मशीन पढ़ रहे हैं तो काफी देर से मशीन ही पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम पढ़ लेते हैं, तो इस चक्कर में मतलब पूरा सिलेबस नहीं कवर हो पाता है, तो ये कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते। अच्छा, ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हो, ये कहो, ये मत कहो कि पावर सिस्टम पढ़ते हैं तो कंट्रोल सिस्टम पर स्विच कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, स्विच कर लो। यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्विच कर लो, तुम बस पढ़ो, टाइम को सही जगह दो। तो ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है कि 3 दिन आप कंट्रोल सिस्टम ही फिर हम पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रिकल मशीन से पढ़ेंगे, पावर सिस्टम ही पढ़ेंगे। देखो सर, वही तो नहीं हो, मुझे याद है कि सब्जेक्ट में बहुत कमजोर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, नहीं आप, हाँ, तो देखो जहां तक एज फार एज पढ़ने के लिए बात है, तो आप बिल्कुल आप 3-3, 4-4 दिन करके अपने आप को समय दीजिए कि हम इतने दिन ये पढ़ेंगे, इतने दिन ये पढ़ेंगे। देखो प्रॉब्लम वहां पर तब आएगी जब उसको छोड़कर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो। क्वेश्चन उठता है कि और क्या पढ़ना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं नॉवेल पढ़ रहे हो?
आप यूथ में है ना, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं. वन ऑफ माय फ्रेंड इन माय इंजीनियरिंग डेज ही टोल्ड मी कि भाई मेरा लैंग्वेज बहुत इंप्रूव हो गया बाय रीडिंग द सक्सेस स्टोरीज. जस्ट इमेजिन, इंग्लिश के वो पढ़ रहे हैं और उनका उसी में, तो ठीक है, लैंग्वेज इंप्रूव हो गया ना, एटलीस्ट यू नो समथिंग. यस सर. हाँ, तो मतलब प्रोडक्टिव डायरेक्शन में जाना चाहिए. अब देखो वो उसमें उतना घुस गया कि जो है, और उसको बाद में चीजें समझ में भी आने लगी कि अच्छा ये कहानियां ऐसे ही बनाई गई हैं कि तुम कौन उसमें हो रहे. तो डिपेंड करता है कि सारा का सारा इंटरेस्ट कहाँ है आपका. तो आई थिंक कंसंट्रेशन को लेकर आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि कंसंट्रेशन बस कहाँ पर है, ये डिपेंड करता है एनर्जी कहाँ दे रहा है. यस यस सर. ओके, एनीवन एल्स कोई कुछ कहना चाहता है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? प्लीज कम फॉरवर्ड. ओके ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. तो बेसिकली बात मैं यही कह रहा था कि देखिए दुनिया में ना हर चीज की एक कीमत होती है. कोई भी चीज फ्री नहीं है. कोई आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है, आजकल जब से एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, तो आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूब पर और ऑनलाइन चीजें हैं, वो लोग क्लेम करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं. नहीं पढ़ा रहा है कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट. बिलीव मी, मैं आपको दिखा सकता हूं कि कॉस्ट की वैल्यू उतनी ही आ रही है. मैं भी इस तरह के एक दो बार क्लेम्स किया हूं, लेकिन मैंने बाद में क्लेम करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था. क्योंकि आई वॉज नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन. मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आप जब पेमेंट करते हो तभी मैं एंटरटेन करूंगा, अदरवाइज मैं एंटरटेन ही नहीं करूंगा. तो इस तरह के जो लोग ऑनलाइन एंटरटेन करते हैं, रीजन ये होता है कि स्टूडेंट्स की एक बहुत गंदी आदत होती है, वो सोचते हैं कि हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए. नहीं, कोई भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर रहा है. आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हो सकता है आप कैश में नहीं कुछ गंवा रहे हो. जब आप 22 पर होते हो तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, उसकी कीमत ज्यादा होती है. जैसे मुझे कोई बोले तो मैं 500 रुपए कैश दे दूंगा, उसे 1000 रुपए कैश दे दूंगा, मैं कहूंगा अच्छा भाई मुझे परेशान मत करो, मैं उसे 1000 रुपए दे दूंगा परेशान न करने के लिए. लेकिन आप जब 20s में हो तो आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, परेशान ही हो सकते हो. तो ये डिपेंड करता है कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हैं कि नहीं है. ओके, नाउ डायरेक्टली कम टू करियर डिसीजन, कि भाई हम करियर डिसीजंस कैसे लेते हैं. तो मैं किसी का नाम कॉल आउट करता हूँ. आप मुझे से ये बता दीजिए कि आप लोग करियर डिसीजन कैसे लेते हैं. और सिंस मैं भी एक टीचर के प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे पता है कि ऑनलाइन कैसे बच्चों को साथ में. अच्छा, आदर्श श्रीवास्तव, विल यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक? हाँ, यस सर. आप मुझे ये बता दीजिए कि आप करियर डिसीजंस कैसे लेते हैं. कैसे आपने डिसाइड किया कि आपको एकेजी में आना चाहिए या एडमिशन हो गया? सर कैरियर डिसीजन यही है कि मतलब हम सोचे थे कि जेई का तैयारी करना है ठीक है डिप्लोमा के बाद. ठीक है. उसके बाद सर हम मतलब फिर मतलब घर पे सब लोग बोले कि मतलब कि बीटेक कर लो. ठीक है. अच्छा, तो आपने फिर बीटेक उसके किया. बाद हाँ, यस सर. अच्छा अच्छा अच्छा. अर्पित भारद्वाज. बट सर हाँ हाँ, कहिए, आप कंप्लीट कर लीजिए. बट सर हमको लगता है कि मतलब हम गलत किए, हमको जेई का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए था. अभी गलत किए सही किए, वो आपको मैं बात करता हूँ इस पे. अर्पित भारद्वाज. यस सर, आप यही बता. यस सर, जैन सर. हाँ जैन, अब आप कहिए कि आपने क्या सोचे करियर डिसीजंस लिए हैं. सर एक कुछ सोच के सर डिसीजन सर नहीं लिया था सर. बचपन से सर मैं सर ब्राइट स्टूडेंट था. उसके बाद सर 10th में सर 11th में सर साइंस ली थी सर. घर वालों को लगा था हाँ कि सर इंजीनियरिंग में सर बेस्ट रहेगा. अच्छा अच्छा, साइंस लिए थे तो इंजीनियरिंग में बेस्ट रहा होगा. और बचपन में अच्छे Yes, मार्क्स sir. रहे होंगे तो घर वालों ने कहा होगा साइंस ले लो. यस सर. हाँ यस सर. हाँ, वो जो इंडिया में ये वाला ट्रेंड है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है. अच्छा, यस सर. अखिलेश यादव. हाँ, अखिलेश यादव. जय हिंद सर. जय हिंद. जय हिंद सर. जय हिंद, कहिए. क्या सोचा अपने लिए थे? सर मेरे को ग्रेजुएशन करना था. इसलिए तो बीटेक मेरे कर को लिया. लगा कि और नहीं सर, हाँ. वो मतलब बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट भी था वो बीटेक करने, मतलब इंजीनियरिंग में. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. जैसे जो भी था. हाँ सर, तो थोड़ा इंजीनियरिंग में था और हाँ. ग्रेजुएशन भी था, तो मैंने सोचा पहले बीटेक ही कर लेते हैं. उसके बाद सर मेरा मेन एम है तो सर डिफेंस में जाना. अच्छा, तो सर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट क्यों आ रहा था? ऐसा तो नहीं घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वाइटम आप खोल लेते थे, खिलौने को खोल के सही कर लेते थे, तो आपको लगा कि इंजीनियरिंग वाले स्किल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वायर्स को आप जोड़ लेते थे? वैसा ही था सर. अच्छा, ऐसा था. ओके, ठीक है. हाँ सर. एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कनक. आपने क्या सोच के लिया था कनक? ओके, शी इज नॉट हियर. चलिए ठीक है, हम आते हैं करियर डिसीजन पर. देखिए, करियर का डिसीजन लेते समय हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा एंड गोल क्या है.
4 साल, 5 साल या 7 साल का आपको हो सकता है टारगेट बनाना पड़ जाए, क्योंकि आप अपने बहुत से सीनियर को देखेंगे जो बिल्कुल आपके ही एज के थे, 21, 22 पर थे, और 27, 28 पर आ गए हैं, जॉब्स को लेकर सेटल नहीं है, और उनको लाइफ को हम पीछे कर देना तो उनको लगेगा कि यार हम 7 साल में कुछ ऐसा प्लान बना सकते थे जो कंप्लीट हो सकता था टाइम से। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम करियर डिसीजन लेते हैं तो हम चाहते हैं कि इंस्टेंटली चीजें सॉल्व हो जाए, इंस्टेंटली चीजें हो जाए। कैसे? जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल दूं कि अगर एक छोटा बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, तो वो अगर 6 महीने में पैदा हो जाए, 15 महीने में पैदा हो जाए, दोनों में दिक्कत है, उसका टाइम पीरियड ही 9 मंथ का है। ये आपको समझना होगा कि ऐसे ही करियर को लेकर भी है। अगर आप बीटेक करके आजकल तुरंत निकल रहे हो तो आपको कोई बहुत अच्छा जॉब नहीं मिल जाएगा। एंड एज अ मोटिवेशन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसी एकेजी के ही मेरे ही बैच के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कमाते हैं, एंड दे वर एवरेज स्टूडेंट्स, और आई थिंक उनकी सैलरी जो है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए एकेजी के ही है। लेकिन वो एकेजी से निकलने से तुरंत नहीं हुआ है। एकेजी एक रास्ता है जो वहां से वो गए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो फॉरेन में रहते हैं इसलिए वो 4 लाख कमाते हैं, और कुछ इंडिया में ही रहकर कमाते हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा हल्का फुल्का। बाकी देखिए, करियर के डिसीजन को लेकर हमको हमेशा ये देखना है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लोग कहते हैं कि आप क्या चाहते हो। भाई मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन एक चीज तो हमें पता है कि अच्छा ठीक है, हमें अर्न करना है, लाइफ हैप्पी होनी चाहिए, एक एंड गोल तो ये होता है। अभी आप सब इंजीनियरिंग के बाद बहुत लोग गेट की तैयारी करेंगे, फिर कुछ यूपीएससी की तैयारी करेंगे, फिर वो उसमें 1 साल करेंगे, फिर नहीं होगा, फिर एसएससी बैंक की तैयारी करेंगे। क्वेश्चन उठ रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? क्या हमने ये ऐसा डिसीजन हमने कहां पर मेरे फॉल्ट लाइन हो गया? आप जैसे आप लोग में से मेजोरिटी ऑफ देम ऐसे होंगे जो 12th के बाद जो है कुछ कोटा गए, कुछ जेई की तैयारी की, आईआईटी जाना चाहते थे, यहाँ जाना चाहते थे, वहां जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, एकेजी में आ गए, फिर सोचने लगे यार एकेजी में क्या कर रहे हैं। फिर 4 बार एकेजी के बारे में शुरुआत में पता किया, कैसा कॉलेज है, अच्छा उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अच्छा ठीक है प्लेसमेंट होता है क्या, ये सब बैठ के हम सारी चीजें पता कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि हमारा स्किल्स इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और मार्केट में हमें ये देखना होगा किस तरह के जॉब्स अवेलेबल है। मेजॉरिटी ऑफ देम, अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे अगर एकेजी में एडमिशन लेते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ देम होता क्या, कॉलेज से निकलने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागते हैं। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट जॉब अब एक डिप्रिशिएटिंग एंटिटी में जा रहा है, मतलब बहुत उसमें चीजें कम हैं, और बहुत सारे जो है मतलब जो है जॉब्स उस तरह के नहीं आ रहे हैं। बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट में कितने लोग सेलेक्ट हो जाएंगे? सारे बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी आप 3rd ईयर 4th ईयर में देखोगे हमारे बैच में क्या होता था, सब के सब मेडिजी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और टीचर्स जो क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो उस चीज में, सब के सब तैयारी करने में लगे हुए हैं। एंड बिलीव मी, बहुत पहले आप जेई की तैयारी कर चुके हो, और जो उसका परिणाम आया था ना, वैसा ही परिणाम गेट में भी आने वाला है। बस ये एक बिटर ट्रूथ है जिसको हम मान नहीं रहे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि अच्छा क्या हमें मिल सकता है, क्या हम पा सकते हैं। और हो क्या रहा है, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज तो लूज हो ही रहा है, और गेट में भी कल को नहीं हो रहा है। फिर आप पता है क्या करते हो यार, मास्टर्स में एडमिशन ले लें और ये एसएससी की तैयारी कर लें, क्या बैंक की तैयारी कर लें। क्या अच्छे खासे मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर सब मेरे जो है बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब ने इंजीनियरिंग की, कोई इंजीनियर नहीं बन के निकल रहा है, बीटेक करके, बस बीटेक करके निकल रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन इंजीनियर एंड होल्डिंग अ बीटेक डिग्री। ठीक है, जैसे मुझे आप देख लीजिए, मैं इस चीज को मानता हूं। मैं सबसे पहली चीज तो आप एक्सेप्ट करिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि मैं इस चीज को मान रहा हूं कि डिग्री मेरे पास इंजीनियरिंग की है, लेकिन प्रोफेशन आप देखोगे तो मेरा इंजीनियरिंग वाला नहीं है, काम मेरा प्रोफेशन वाला नहीं है, प्रोफेशन मेरा वो नहीं जा रहा है। तो कहीं ना तो कहीं, अब जैसे एक बच्चे ने कहा कि मुझे ग्रेजुएशन करना था, तो ग्रेजुएशन करने के बाद उनके टारगेट होंगे, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए सोच रहा हो सकता है बच्चा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सोच रहा हो, तो फिर बीटेक में 10 लाख रुपए क्यों देना है? वो तो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, घर बैठे बैठे डिस्टेंस से कर लो, तैयारी करो, फिर इस तरह से करिए डिसीजन लो। लेकिन होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ देम डिसीजन हम इस ले लेते हैं कि समाज क्या हमें अलाउ कर रहा है लेने के लिए, हमारे अगल बगल के लोग क्या सोचते हैं, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। आपको लग रहा है कि ये फैसले हम खुद ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल, माई ओन एल्डर ब्रदर इज अ सिविल सर्वेंट। मेरी पूरी फैमिली मुझे उसी नजरिए से देखती है, और ऐसा नहीं है कि मैंने उस डायरेक्शन में कोशिश नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि उस डायरेक्शन में मैं सेट नहीं बैठ पा रहा हूं। नॉलेज सारी चीज है, समझ सब कुछ रहा हूं क्या चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग लेवल की वहां की है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं आपको 40 मिनट से लेक्चर दे रहा हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, माय ओन एल्डर ब्रदर विल नॉट डू दिस। ठीक है, सगा बड़ा भाई, क्योंकि फैमिली फिर आपको देखती है। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए,
बहुत बच्चे होते हैं वाकई में उन्हें पोटेंशियल होता है, वो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन हम उनको देखकर, एक अनार को देख के दूसरा अनार जब रंग बदलता है ना, वो कहा जाता है, तो उस तरह देख के अगर आप परेशान हो रहे हो कि वो फलाने भैया उनका ये हो गया और वो सेलेक्ट हो गए, तो उसमें तुम पाओगे कि तुम्हारा इंटरेस्ट खुद का नहीं है, बस समाज में कोई थोड़ा सा रसूख और धौंस जमाने के लिए जो है हम बनना चाहते हैं। एंड बिलीव मी, एक बार ये सोच लो कि हमको क्यों सिविल सर्वेंट बनना है। पहली चीज तो रिश्वत लेने वाले भी जमाने चले गए, बहुत सारे बीटेक के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, निकल के बीटेक रिश्वत वाले जमाने चले गए, अब वो नहीं रह गया। अगर पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए प्राइवेट प्रोफेशन में या जिस प्रोफेशन में मैं हूं, पैसा आप भी उतना ही कमा लोगे। अब एक चीज आपको और बताऊं, लोग जो है जैसे सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो पता है वो सारी धौंस मिडिल क्लास पर जमाने के लिए होती है। गरीब आदमी वो भूखा नंगा है, उसको तो आईजी भी आ जाएगा, एसएसपी भी आ जाएगा, तो उसके लिए दरोगा ही है, वो बस स्टार लगाना चाहिए, दरोगा जी आए तक कह के गए थे। अब उसको एसपी जूता मार रहा है, दरोगा जूता मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अंबानी और जो बड़े लोग हैं उनसे आप लड़ नहीं सकते हो, ऐसे जगह ट्रांसफर हो जाएगा कि जो है पानी नहीं मिलेगा। तो दोनों ही चीज है, तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि एग्जैक्टली आप क्यों पाना चाहते हैं। ठीक है, सिविल सर्विस में जाना है तो क्यों पाना चाहते हैं? तुम्हारे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल आ रहा है इसलिए जाना है, या अगल बगल सोसाइटी में पेरेंट्स को लगता है कि सिविल सर्विसेज का बहुत ज्यादा वो है, क्योंकि आप लोगों में से अच्छे खासे लड़के जाएंगे, बहुत से बच्चे आईईएस की तैयारी करेंगे। अभी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में सीट्स बहुत ज्यादा घटा दिए गए हैं, सिविल वाले को बहुत ज्यादा सीटें घटाई गई हैं पिछले साल, इलेक्ट्रिकल की भी कुछ सीटें घटाई गई हैं अच्छी खासी। तो ये आपको समझना होगा कि भाई उस प्रोफेशन में हम सभी बच्चे उसी जगह जाके क्यों अपना माथा मार रहे हैं जहां सीट ही 300 है। इतने बच्चे तो अकेले एकेजी में है, यूपीटीयू की, पूरे यूपीटीयू की तो बात ही छोड़ दो, आईआईटी के भी आ रहे हैं, यूपीटीयू के भी आ रहे हैं, हर व्यक्ति उसी जगह सर मार रहा है और मार्केट पूरा खाली है, पैसा पूरा उड़ रहा है। बस पकड़ने की आपके पास टैक्टिस होना चाहिए, क्या चीज एग्जैक्टली मार्केट में मिसिंग है। एंड ये जो मार्केट है, अब जैसे आप प्रेजेंट मैं मार्केट सिनेरियो पर आपको एनालिसिस कराऊं हल्का सा, आई थिंक वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मार्केट जो है बहुत ही ग्लोबलाइज होते जा रहा है, कैपिटलिस्टिक मार्केट है, पैसा जो है बहुत इजीली बनाया जा सकता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो होता क्या है कि जैसे आप अपने अगल बगल देखिए, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, पेरेंट्स को क्यों अच्छा लगता है, देखो जैसे हम डिसीजंस करियर के पेरेंटल दबाव में लेते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, पेरेंट्स के टाइम में एक 4 व्हीलर रखना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, पहले 4 व्हीलर रखना बहुत बड़ी बात थी, आज से 15 साल पहले ही। ठीक है, तो क्या होता था, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब में अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाता था और उसके घर के बाहर एक एम्बेसडर खड़ी होती थी, तो बहुत ही इज्जत के नजर से देखा जाता था, और सरकारी 4 व्हीलर होती थी, 4 व्हीलर वो भी सरकारी। आज क्या है, एम्बेसडर एक मतलब नॉर्मल कोई अगर गवर्नमेंट आपको गाड़ी मिले तो खटारी गाड़ी होगी वो, क्योंकि मार्केट जो कैपिटलिस्टिक हो चुका है और करियर के हिसाब से आप देखोगे तो एक से एक गाड़ियां आ रही हैं। अब ये आपको डिसाइड, मतलब अब ये है कि पैसा इतना कमाओ कि या तो ऑडी खरीद लो, अब वो अलग कल्चर आ गया है। ठीक है, तो वो आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको एकदम जाना है तो आप ये डिसाइड कर लो कि क्या पाना चाहते हो आप वहां जाकर, क्योंकि वो टाइम चला गया। लेकिन जब पेरेंट्स देखते हैं तो वो उसी नजरिए से देखते हैं कि अच्छा गवर्नमेंट वाला वो मिलेगा, गवर्नमेंट का ये रहेगा। और पहले होता था कि जैसे मान लीजिए आप किसी सिटी में गए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इनके पेरेंट्स आर्मी में होंगे, ऑफिसर होंगे या कुछ होंगे, तो आप पता चलेगा सिटी में गए, वहां एक सरकारी गाड़ी आ गई आपको रिसीव करने के लिए, आपको चीजें कुछ बेहतर फैसिलिटीज मिल गई, तो बड़ा ही खुशी होता था, बहुत अच्छा लगता था देखे कि अच्छा थोड़ा सा आपको लगता था कि अच्छा हमको बड़ा ही फायदा है, या फिर पद पर है तो बहुत ही अच्छा लगता था रिलेटिव्स को भी जाके, अरे उनके यहाँ गए थे गाड़ी आई हो रही। अब समय बदल गया, आप तुम फोन ऑन करोगे गरीब आदमी भी कैब में जा सकता है। ये मार्केट का प्रेजेंट पोजीशन है जिसको आपको समझना होगा कि अब हर चीज सबके लिए अवेलेबल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जो गाड़ी है, वो गाड़ी आप लोगों में से बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत लोग सड़क पर उस गाड़ी को लेकर चल रहे हैं। तो ये आपको सोचना होगा कि हमें पैसा चाहिए या हमको पद ही चाहिए। अगर पद ही चाहिए तब तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो तैयारी करो, फिर आप क्वालिफाई भी कर लोगे। लेकिन दूसरे को देखकर जो है प्लीज उस तरह के फैसले आप नहीं लेंगे करियर डिसीजन से, मतलब ये बहुत ही डिजास्टर्स फैसला होता है। और 2 साल 3 साल आप जब तैयारी कर लोगे तो उसके बाद पता चलेगा कि यार मैं तो उस पर सेट ही नहीं बैठ रहा था। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम उस चीज को लेकर केपेबल हैं कि नहीं है, क्या उसको हम करने लायक हैं कि नहीं है। तो ये एक बार आप देख लीजिए कि डिसीजन आप किस बेसिस पर ले रहे हो, क्योंकि पता है देखो, आप सब अपने आप को देख लीजिए, एकदम अकेले में देखना अपने आप को। अकेले में क्या तुम एग्जैक्टली वैसा ही बिहेव करते हो जैसा और लोगों के सामने करते हो? नहीं, अकेले में हम बहुत कंफर्ट स्पेस में रहते हैं, बहुत कंफर्ट स्पेस में। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जब लोग पूजा पाठ भी करते हैं ना, तो जब बहुत ज्यादा लोग खड़े रहते हैं तो आदमी बहुत ज्यादा डेडिकेशन से शो करता है, बहुत देर तक पूजा करेगा। जब अकेले बैठा रहेगा तो नहीं करेगा।
अकेले में आप कैसे बैठे और कैसे खा रहे हो ना, वो चीज भी बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? जब आप अकेले में कोई चीज करते हो तो वो आपका कंफर्ट लेवल होता है, म्यूजिक से लेके हर चीज को। फिर जब करियर की बात आ रही है तो ये क्यों सोच के ले रहे हो कि अगल बगल वाले क्या सोचेंगे? बहुत से ऐसे करियर वाले लोग हैं जो जाके भविष्य में प्राइमरी स्कूल के टीचर और दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सडनली ये एहसास होने लग रहा है कि यार उसमें पैसा मिल रहा है, तो फिर बीटेक में 10 लाख क्यों खर्चा किए? ठीक है, तो बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? क्योंकि जिस दिन आपने डिसीजन लिया था तो उस डिसीजन को लेने के लिए जो आपकी कैपेबिलिटी थी वो आपके पास नहीं थी। और आप सब अपने आप को देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आप बाई चॉइस बीटेक में हो। 12th के बाद समझ में नहीं आ रहा था, साइंस लेके पढ़े थे। क्यों? क्योंकि 10th में हमको ये कहा गया तुम पढ़ने में अच्छे हो तो तुम साइंस ले लो, साइंस लेने के बाद तुमसे कहा गया तुम पढ़ने में अच्छे हो तो बीटेक कर लो। इंजीनियरिंग में चले गए, इंजीनियरिंग में आईटी जेई, और मेरे टाइम में तो IIEEE ही होता था, अब शायद जेई मेंस और एडवांस से होता है एडमिशन एनआईटीज में। तो वहां नहीं हुआ तो चलो ठीक है, UP2 का भी एग्जाम दिए थे उसमें हो गया। फिर उसके बाद जो है लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा आपको अलग होके सोचना पड़ेगा। बाकी अगर करियर से रिलेटेड किसी और को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन या क्वेरी वो चाहता है, एनीवन करियर के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा चैलेंज जो आपको लगता है कि नहीं ले पा रहे हो, पेरेंट्स आपको लग रहा है कि नहीं हम कैसे बोलें कि नहीं मुझे ये चीज करना है? सर सेल्फ डाउट को कैसे खत्म करें सर, करियर को कैरियर लेकर? के रिगार्डिंग? नहीं हार्दिक, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। हेलो, हाँ हाँ हार्दिक, हाँ। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। सर आपने क्वेश्चन सुन लिया मेरा? नहीं नहीं, प्लीज रिपीट अगेन, प्लीज रिपीट। सर सेल्फ डाउट को बेसिकली खत्म कैसे करें सर? अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ है सर, अभी मैं स्टॉक मार्केट को सर काफी टाइम से देख रहा था। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली सर जब ये कोरोना, यस सर, जब कोरोना सर आया तो सर काफी मतलब अच्छा ऑप्शन था खरीदने का। तो मैंने अपने फादर से कहा कि खरीद लें, तो उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए, लेकिन मुझे सेल्फ डाउट आ रहा था कि बाई चांस सर हम न्यूज इतना पढ़ रहे थे कि और मार्केट ना गिर जाए। तो सर उस सेल्फ डाउट के चक्कर में सर मैं ले नहीं पाया। तो मुझे लग रहा था बाई चांस पापा के पैसे ना डूब जाएं। तो बेसिकली सर वो काफी अच्छा ऑप्शन था, और मैंने सर ये मतलब सर एक्सपीरियंस किया सर, अगर वो सेल्फ डाउट नहीं होता तो सर मैं अच्छा खासा अमाउंट बना देता। अच्छा ठीक। तो सर उस टाइप के सेल्फ डाउट को खत्म कैसे करें सर? ऐसा नहीं है सर मैंने उसकी रिसर्च नहीं की थी सर, मैंने रिसर्च की थी, किताबें पढ़ी हैं सर, मैं मार्केट को सर 1 साल से देख रहा ठीक था। है, गुड गुड। तो सर वो चीज समझ नहीं आई सर, उसको खत्म कैसे करें? देखिए, एज फार एज ये सवाल आपका मैं करियर डिसीजन को लेकर ले रहा हूँ कि अच्छा आपको लगा कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। देखिए, आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आई थिंक टीचर्स को नहीं पता होगा ये बात। आप लोग अमन धत्रवाल को जानते होंगे, बहुत लोग तैयारी वारी की होंगे ऑनलाइन। यस सर। हाँ, धत्रवाल को जानते हो Yes, ना? ये लॉकडाउन में क्या होता ना, मुझे आई हैड मतलब जस्ट अर्न ठीक ठाक अमाउंट मैंने अर्न किया था, तो आई वाज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इट इन स्टॉक। तो मुझे Yes, आई हैड नो आइडिया व्हाट इज स्टॉक, तो मैं सर्च किया यूट्यूब पर। तो धत्तरवाल को मैं जानता हूँ, ठीक है, मैंने सर्च किया, ही डजंट नो मी, आई नो हिम। तो सिंस देखो मैं क्या है ना, मैं मार्केट में हूँ तो मैं वॉच रखता हूँ कि और लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने स्टॉक के बारे में सर्च किया, तो उसका एक वीडियो था, उसमें उसने बोला है, आप लोग में से मेजॉरिटी ऑफ देम अमन धत्तरवाल को जानते होंगे क्योंकि वो तैयारी कराता है इंजीनियरिंग डोमेन की। तो Yes, sir. हाँ, तो बच्चे उसने एक वीडियो बना रखा था कि 20,000 से कैसे 8 करोड़ रुपए कमाया। मैंने खोला, Yes, sir. पूरा मैंने देखा होगा, तो बहुत सही समझा रहा था स्टॉक पर, बहुत सही समझा रहा था। और जैसे ही मैं वीडियो के एंड पहुंचा तो उसने बताया कि ये वाला ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। Yes, sir. एंड आई वाज Yes, सो sir. डिसअपॉइंटेड, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। पता है क्यों? सर वो एडवर्टाइजमेंट था बेसिकली। नहीं, वो 20 मिनट समझा रहा है, वो तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ठीक है, वो बता रहा है कि मैंने 20,000 इन्वेस्ट करके 8 करोड़ कमाया। भाई जब तू 8 करोड़ कमा लेगा तो भाई होटल खोलो ना, कहाँ यूट्यूब पे फंसे हुए हो? जस्ट इमेजिन दिस इज, यही जब मैंने आपसे शुरुआत में कहा पिक्चर को पूरा देखिए, सिर्फ एक सीन Yes, sir. देखोगे, 2-4 लोगों की क्लिप देख के तुम्हें लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वहां बेवकूफ बन जाओगे। पिक्चर को पूरा देखिए, इन्वेस्ट करिए। पहली बार आपको लगा पेरेंट्स के आगे आप रिस्क नहीं ले सकते, लाइफ में आपको आगे अभी बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी उस तरह के रिस्क उठाने के लिए। क्योंकि Yes, sir. जैसे अब मैंने देखा, जैसे मान लीजिए, देखिए मुझे चेस खेलने का बड़ा शौक है, तो मैंने ये लिखा कि हाउ डू यू मेक योर नेक्स्ट मूव। जब भी हम चेस का गेम खेलते हैं ना, शतरंज में हम अपने हिसाब से परफेक्ट पासा रखते हैं कि कहां पर हमको जीत मिलेगी, लेकिन क्या हम हर बार जीतते हैं? नहीं जीतते हैं।
हार्दिक प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। यस हाँ, क्या हम हर बार जीतते हैं? नहीं जीतते हैं। रीजन क्यों? क्योंकि अगला आदमी क्या मूव चल रहा है, उसके पास क्या प्लान है, हमको वो नहीं पता होता। हम बस अपना नजरिया देख रहे हैं कि हाँ भाई ये यहाँ रखना है और ऐसे ऐसे करेंगे हो जाएगा। फिर तुम्हें लगता है यार ये वाला मूव रखे होते, स्टॉक में ये वाली जगह पे इन्वेस्ट किए होते तो इतना आ गया होता। हो सकता है जब तुम इन्वेस्ट करना शुरू करते कहीं और भी दूसरे डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर देते जहां से तुमको लॉस आ जाता। क्योंकि सिर्फ एक जगह इन्वेस्ट नहीं करते, एक बार इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो ये चीज आप समझिए। अब जैसे क्या है, अब अमन धतरवाल ने ये चीज क्यों बताया? क्योंकि अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं, और जब आप 2022 में रहते हो ना, तो पेरेंट्स जब पैसा आपको देते हैं तो बड़ा ही कमा के रिटर्न करने का बड़ा ही शौक रहता है। मुझे उसका वैसा शौक कभी नहीं रहा भाई, लिटरली। मतलब मैं शौक पालना है तो अच्छी चीजों का पालो, फालतू चीजों का नहीं। ठीक है, बड़ी चीजों का शौक पाला करो। ये नहीं कि अच्छा पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तुम सोचने लगे अच्छा हम ऐसा क्या करें कमा के वापस कर दें। समय आता है, मतलब एक दिन आएगा जब आपकी औकात हो जाएगी। ठीक है, समय से पहले आप करोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये इन्वेस्ट कर दें, ये फलाना कंपनी आई है, ये आया है, वो आया है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट कर दें तो हम अच्छा खासा कमा लेंगे और कर लेंगे। नहीं, इससे आप भटक जाएंगे। वो आपको भटकाने के लिए किया गया है। अब देखिए अब आनंद धतरवाल का ही मैं देख रहा था, उसने, मैं 2-3 उसके वीडियोस देखा उस दिन की, मैंने 6 घर खरीद लिए, 8 घर खरीद लिए। भाई जो बच्चे 20, 22, 24 साल के इंजीनियरिंग की आपके पास तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप 20s पर हो ना, आपको बहुत एनर्जी आता है। I have never seen my parents, I have never seen my elder brother boasting कि I earn this much और मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वहां पर प्रोफेशन ही ये है कि आप उस चीज को देखो कि वो कैसे इतना घर कर लिया, क्योंकि आपके उस देखने से उसका बिजनेस बन रहा है। और यहां पर हम यही चीज बार बार मिस कर जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पूरी फिल्म देखिए, कोई भी चीज है पूरा देखो। स्टॉक में इन्वेस्ट करना, जाओ वाकई में पता करके देखो कितना करना है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो प्लीज हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करिएगा कभी जितना आपको लगे कि आप रिस्क उठा सकते हो, कितना नुकसान हो जाएगा तो आपको कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। जैसे मैं लास्ट मंथ ही मैं सोचा था कि मैं 1 लाख रुपीज लगाने को तैयार हूं और मुझे इससे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। फिर लास्ट मंथ में पीछे हट गया, हमने कहा पहले जब तक पूरा एनालिसिस नहीं कर लेंगे तब तक नहीं लगाएंगे। ठीक है, और बिजनेस के देखिए डायनामिक्स बहुत तेज बदलते हैं। आप जैसे अभी आप 5 महीने पहले का एनालिसिस कर लीजिए तो बहुत से ऐसे लोग थे जो, जैसे ये वेबिनार हो रहा है, एकेजी वालों ने वेबिनार जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमारे टाइम में ना एनबीए एक्रेडिटेशन 2014 या 15 में आई थी। तो इस तरह के वेबिनार्स वगैरह और सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं कॉलेज में। तो आई डोंट नो, बट कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करता होगा, कॉलेज उनको अच्छा खासा फंड देता होगा। आज हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉलेज को सिर्फ जो सेमिनार वाले को बुलाया गया, जिनको बुलाया गया, सिर्फ उनको ही पेमेंट करना होगा। तो बीच में एक अच्छा खासा नया मार्केट का स्पेस डेवलप हुआ जहां मेरे जैसे लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, राइज हुए। तमाम ऐसे लोग जो पहले से मार्केट में जमे हुए थे, उनका पूरा बिजनेस नुकसान हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। अगल बगल बहुत सारी चीजें रही होंगी कॉलेज में जो इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, फंड जाते रहेंगे, खर्चा होता होगा। और आज देखिए मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया। आज ये आप ऑनलाइन कर रहे हो ना, कल को सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नेवर एवर फॉरगेट, ये इस तरह के मीटिंग्स कॉलेज वाले आपके क्लास के लिए फिर ऑर्गेनाइज कराएंगे, वेबिनार्स ऑनलाइन ही होंगे, और चीजें बदल गई हैं, बदल नहीं गई है, एक नया रास्ता खुल गया है। ठीक है, क्योंकि पहले हम लोगों को उस चीज पर जस्ट अ सेकंड क्लास, हाँ, तो पहले हम लोगों को उस चीज पर हमें मजबूरी बस लाना पड़ता। अब क्या है कि अब वो लोग जो है अब क्या है कि वो लोग उस चीज पर खुद ही आ गए हैं। ठीक है, अब लोग जो है खुद ही वहां पर पहुंच गए हैं। जस्ट अ सेकंड, आई एम सॉरी। सर हाँ, यस प्लीज। सर आई डू माई एनालिसिस। ओके सर बेसिकली मैंने 1 साल तक सर देखा था सर, ऐसे नहीं लगाए थे सर। बेसिकली मैं काफी देख रहा था। 1 साल पहले मैंने सोचा था लगाऊंगा सर, फिर जो आपने कहा था ना एनालिसिस, सर मैंने 1 साल तक एनालिसिस की थी सर। मैं अभी लॉकडाउन से नहीं, मैं सर काफी टाइम से सर देख रहा हूँ उसको। तो बेसिकली सर फिर भी सर मतलब काफी सेल्फ डाउट था सर। एनालिसिस देखने के बाद भी सर मैंने किताबें भी पढ़ी हैं। अच्छा, ठीक है, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, मुझे बार बार मैसेज आ रहा है। ठीक है, अब तो हम उस पे आते हैं। आई विल कवर योर क्वेश्चन इन शॉर्ट। इट्स गुड दैट यू हैव डन एनालिसिस, प्लीज डू इट मोर। 2-4 बार और आपको करना था, एक टाइम आएगा। और पापा का पैसा नहीं लगाना है, पापा को अपना पैसा लगाने दो। पापा आप पे ऑलरेडी अपना पैसा लगा चुके हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम सर मेरा मतलब वो नहीं था सर। मेरा मतलब ये था सर कि बेसिकली उनका पैसा जो भी है बैंक से ज्यादा मैं रिटर्न दे सकते हो ना। करके ये देखा। हम यही कह रहे हैं ना, 2 साल बाद ये मौका तुम्हारे पास रहेगा। वॉच करते रहो, एनालिसिस करते रहो, जब तुम पे पैसा आ जाएगा तो अपना लगा के फिर रिटर्न करना।
देखो, दूसरे के पैसे पर इन्वेस्टमेंट करना हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिक आइडिया होता है कि वो उसके पास इतना पैसा वो हमको दे दे तो हम यहाँ कॉलेज के बगल में एक पीजी बनवा देंगे और करोड़ों कमा सकते हैं उससे और उसका रिटर्न भी कर देंगे। देखो, ये आइडियाज होना गलत नहीं है, लेकिन अर्न कर। सर मैं सीखना भी चाह रहा था सर, बेसिकली अभी मैंने जो भी किताबों में पढ़ा है सर उसे अप्लाई भी करने के लिए सर थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट करके ही तो देखना पड़ेगा सर। ऐसे सर ऑन पेपर अपने तो सर पैसे पर रिस्क कई लोग सर। लीजिए, यस सर। अपने पैसे पर रिस्क लीजिए, दूसरे के पैसे पर नहीं, अपने पैसे पर रिस्क लीजिए। किसी को जवाब नहीं देना है। जाइएगा, कॉलेज के बाद जॉब लगेगा, जितना पैसा कमाइएगा उसको स्टॉक में इन्वेस्ट करिएगा, उसको डबल कर लीजिएगा आप। 2 ही साल की बात है, 3 साल की बात है, पेशेंस रख लीजिए, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. हम आते हैं, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द बीटेक, यस सर, आई विल कंक्लूड, जस्ट गिव मी 5 more minutes, एंड इफ स्टूडेंट्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस। देखिए, जॉब को लेकर क्या है आजकल, अभी तुम नहीं मानोगे, लिटरली बता रहा हूँ, सब वही करेंगे, भेड़ चाल चलेंगे, लेकिन अपने बस 4 साल के सीनियर्स का ना एक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट बना लेना। मेजॉरिटी ऑफ देम सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं, यूपीएससी के नाम पर शुरू करो, एसएससी, बैंक, रेलवे, वहां पर आके रुको। मेरा ये कहना है कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सब में जाना था तो बीटेक करने की क्या जरूरत थी? 10 लाख रुपए क्यों लगाया? इन सभी सब्जेक्ट्स में तो एलिजिबिलिटी बीए पर ही तय हो जाती है ना, तो हम क्यों किए बीटेक? इंजीनियर बनने के लिए। एंड यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब आप सड़क पर जाते हो और आप सांची पर जाते हो तो आपको लगता है कि यार ये चाइनीज वाला चिली पोटैटो बेचकर और वो ताऊ जो है सुट्टा बेचकर, सिगरेट बेचकर ज्यादा कमा रहे हैं बच्चों से। यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज अ पकोड़े वाला, चाय वाला अर्निंग मोर देन एन एवरेज इंजीनियर ग्रेजुएट? ऐसा क्यों हो रहा है? एनी वन ऑफ यू जो इसका जवाब देना चाहेगा कि क्यों एक चाय वाला और पकोड़े वाला आपको लग रहा है ज्यादा कमा रहा है? क्यों एक आईटी कंपनी के बाहर एक इंजीनियर जो है वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड होकर भी उसके बाहर जो चाय वाला या पकोड़े वाला ज्यादा क्यों कमा रहा है? कोई एक कैंडिडेट जवाब देना चाहेगा? जस्ट अ सेकंड सर, कैन आई टेक 5 more minutes? दीपक सर, कैन आई टेक 5 more minutes? ओके, विल कंटिन्यू। हाँ, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों हो रहा है? यस सर, वो अपनी दोनों pride का को छोड़ के प्रोफेशन अपनी अलग नीड अलग पे एक है। सेकंड, आदर्श आप, फिर विपुल आप। आदर्श पहले आप बोलिए। सर दोनों का प्रोफेशन अलग अलग है। डिमांड है चाय पकौड़े की, अच्छा, प्रोफेशन अलग है। आदर्श आप? यस सर, वही बोले अच्छा, हैं, विपुल प्रोफेशन अलग आप क्या अलग कह रहे थे? सर वो अपनी प्राइड को छोड़ करके अपनी नीड पे ज्यादा फोकस कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यानी कि जो चाय और सर- पकौड़े वाले हैं, जो अग्रवाल स्वीट्स हैं बड़े बड़े, तो कोई अग्रवाल स्वीट चौराहे पर दिल्ली के खुला हुआ है बहुत बड़ा सा, जो लाखों कमा रहा है, तो उसका प्राइड है, और जो ठेले पर बेच रहा है, ये प्राइड और वो नहीं है उसका। प्रोफेशन को actually यदि जो- आप प्राइड Yes, से sir. जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारी मानसिकता में दिक्कत है, उनके नहीं। एक्चुअली जो हम ग्रेजुएटेड या हम्म। इसमें हाईली ग्रेजुएटेड की बात नहीं है, हम्म। पर हम लोग ना, हमने दूसरे को अपने आप को एक तरीके से बाउंडेड कर दिया है। दूसरे जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, हमने खुद को एक तरीके से उसको सौंप दिया है। हम अपनी मतलब अपना जो एक्सपेंशन है वो नहीं कर पा रहे हैं, और जो चाय पकौड़े वाला या खुद का सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मर्जी उनके हाथ में है। अच्छा, वो जो ठीक है। चाहते हैं वो कर सकते अच्छा, हैं। ठीक है। सर वो अपना स्किल का यूज कर रहा है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, ये जो आप लोग जवाब दिए हुए सब इसका आंसर नहीं है, और ये बहुत ही पुरानी संकीर्ण मानसिकता है कि चाय बेचने वाला है, पकोड़े बेचने वाला है, तो वो अपने उससे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। प्रोफेशन कौन सा बड़ा छोटा है, ये आज से 15 साल पहले जब समाज जो है फ्यूडलिस्टिक था तब डिसाइड होता था। नाउ द मार्केट इज कैपिटलिस्टिक एंड इट इज गेटिंग ओपन। इट ऑल मैटर्स कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं जिन्होंने मोमो पॉइंट, चाय अड्डा और ये सब करके जो दिल्ली में जो चेन्स चल रहे हैं, वो सभी इंजीनियर्स के ही हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इसका सिंपल सा एक लाइन में जवाब है कि व्हाई इज दे आर अर्निंग मोर देन एन एवरेज इंजीनियर ग्रेजुएट। ये हाफ ट्रूथ है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो they earn, one of my friend, I'll take his name also, Gaurav Oberoi, last month he paid 1 lakh rupees of ITR, इनकम टैक्स रिटर्न दिया 1 लाख रुपए का। एकेजी से निकला 2015 में। बंदे ने 3 साल बहुत प्राइवेट कंपनियों में, मतलब होता है कि उसकी पूरी जिंदगी फ्लाइट में चल रही थी। ही हैड नो लाइफ, तैयारी कर रहा था गेट में, फिर वहां से आईआईसी बैंगलोर में सेलेक्ट हुआ। देन 4 महीने पहले उसका जो है उसमें हुआ, क्या कहते हैं, मास्टर कार्ड में सेलेक्ट हुआ।
पहले मंथ में ज्वाइनिंग के लिए वेलकम बोनस दी कंपनी ने 2 लाख रुपए, वो एक रियल सेंस में इंजीनियर बन गया। बाकी के लोग सिर्फ बीटेक की डिग्री लिए हुए हैं, किसी आईटी फर्म में जा रहे हैं और जॉब कर रहे हैं और उसको वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनकी वहां पर अर्निंग हो रही है कम। और चाय और पकौड़े वाला जो कर रहा है उसको पता है कि उसका जीवन ही उसमें है, तो वो उसको एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी से देखकर उसको एंजॉय कर रहा है। बस इतना ही है। अब मेरी बैच का एक आई टेक फ्रेंड वन मोर नेम ऑफ माय फ्रेंड सिद्धार्थ त्रिपाठी, हु इज प्रेजेंटली इन बेल्जियम। वो एकेजी का ही पास है, एकेजी से उनके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था टीसीएस में, और 1-2 साल उन्होंने यहाँ पर नोएडा में जॉब किया, और उसके बाद उसकी पोस्टिंग हो गई फॉरेन जाने की, क्योंकि टीसीएस में फॉरेन जाने के चांसेस बहुत मिलते हैं, तो अब्रॉड चला गया। लेकिन लॉकडाउन के पहले वो वहां गया, तो आई थिंक लॉकडाउन के पहले वो वहां था, तो अभी तक वो वहीं है। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई तो वो हमसे कह रहा है, यार भाई बैंक बैलेंस तो बस बढ़ा है, लाइफ नहीं बहुत अच्छी चल रही है, काम कुछ नहीं, बस सुबह उठता है, लैपटॉप पर काम करना होता है, 4 लाख रुपए सैलरी है, फॉरेन में रहता है, 2 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, 1.5 लाख रुपए बचता है। गौरव ने 4 साल संघर्ष किया, गौरव वाज जस्ट अबव एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, तो अबव एवरेज मैं कहूंगा, मतलब ही वाज गुड इन स्टडीज, मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं थे, हम मार्क्स के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, टैलेंट और नॉलेज के बेसिस पर नहीं। तो 5 साल उसने इंडिया में स्ट्रगल किया। 2 चीजें होती हैं, कॉलेज के बाद या तो तुरंत जॉब मिलेगा, या फिर कुछ संघर्ष करते हुए कुछ और हायर स्टडीज करके जब जॉब में जाओगे तो दूसरा एडवांटेज मिलता है, तो वो वहां से गया। एंड आई विल ऑल्सो एडवाइस आवर टीचर्स की आप प्लीज यू शुड कॉन्टेक्ट गौरव ओबराय ऑल्सो, बिकॉज he'll टेल द स्टूडेंट्स लॉट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज कि कैसे कैसे ही स्ट्रगल्ड एंड ही वहां तक पहुंचे। क्योंकि एकेजी से जब हम एवरेज प्लेसमेंट और पैकेज होगा तो 20,000 30,000 से कैसे हम 2 लाख 3 लाख पर मंथ पर पहुंचे, और तब आप वहां से जब वाकई में आप इंजीनियर बन जाते हो, ठीक है। अब इंजीनियरिंग की डिग्री इज नॉट एन इंजीनियर, तब आप जब वाकई में इंजीनियर बन जाओगे ना, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, और तब वो चाय वाला और पकोड़े वाला कुछ नहीं, ठीक है। अगर गौरव ओबराय ज्वाइन करने पर 4 लाख रुपए पा सकता है फर्स्ट मंथ में, तो अग्रवाल स्वीट की अगर जो आपको अक्सर देख के हमको लगता है कि यार वो चाय वो पकोड़े शॉप वाले ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं, तो ये चीज वो डिफरेंस वहां पर आएगा। एंड आई थिंक वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई विल कंक्लूड ओवर हियर। Okay guys, this was all for this webinar. You can contact me on my Instagram, Abhilash Singh Official. आप ये search कर सकते हैं, it is mentioned over here. You can take the screenshot and directly search on Instagram, and if you have any further queries you can text me over there. Thank you, and thanks everyone for joining, and if you have any query you can text me on Instagram. Thank you AKGC. Thank you Deepak Narang sir. Sir, I think I'm audible. Yeah, you are audible, very much audible, Abhilash. Thank you, Neeraj sir. Yes, sir. Thanks for your words of wisdom and your motivational talks. Actually, you have picked a topic which is of very heated nowadays, Yes, sir. because students are also very having various queries regarding these things. So, thanks for giving us this chance and inspiring the students. Thanks, Abhilash. Thank you, sir. It's a pleasure joining this meeting. Okay, so we'll see you in next coming futures as well. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, sir.